सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, दो छोटे बच्चे एक बाज़ार से गुजर रहे थे। बहन कोई समझ लें कि 6 साल की होगी और भाई 8 बरस का। अचानक भाई ने नोट किया कि उसकी बहन पीछे रह गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहन एक दुकान के बाहर रखा हुआ एक शोकेस था, इसको बड़े गौर से और हसरत से देख रही थी। भाई वापस आया और उसने देखा कि उसकी बहन शोकेस में रखी एक गुड़िया को बड़ी हसरत से देख रही थी। भाई को बहन पर बहुत प्यार आया। उसने पूछा कि क्या तुम ये गुड़िया ख़रीदना चाहती हो? उसने हाँ में सर हिला दिया कि हाँ मैं ख़रीदना चाहती हूँ। उस छोटे से लड़के ने कुछ सोचा और फिर बहन का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर चला गया और दुकानदार से कहा कि वो उसकी बहन को शोकेस में रखी गुड़िया दिखा दे। दुकानदार ने गुड़िया शोकेस से निकाल कर लड़की के हाथ में थमा दी। वो बच्ची गुड़िया को पाकर बहुत खुश हुई और उसकी खुशी का कह लें कि कोई ठिकाना नहीं था। और वो भाई अपनी बहन की खुशी देखकर यकीनी तौर पर मुस्कुराने लगा और खुश हो गया। थोड़ी देर सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा कि वो गुड़िया लेकर कितनी खुशी महसूस कर रही है। दुकानदार भी दोनों बच्चों को बहुत गौर से देख रहा था। फिर वो बच्चा दुकानदार की तरफ मुड़ा और अपनी जेब से छोटे छोटे सिक्के निकालकर उसने काउंटर पर रख दिए। ये कोई कह लें कि 15-20 रुपए के सिक्के होंगे। दुकानदार बड़ा सखी था, रहमदिल था। वो सिक्कों को बड़े इत्मीनान से गिनने लगा। लड़के ने पूछा कि सिक्के कम हैं क्या? उसने जवाब दिया कि नहीं, कुछ ज़्यादा हैं। उसने आधे सिक्के लड़के को वापस कर दिए और दोनों बच्चे गुड़िया लेकर खुशी खुशी दुकान से चले गए। फिर सेल्समैन ने मालिक से कहा कि आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 10 सिक्के लेकर दे दी। मालिक ने कहा, ये घाटे का सौदा नहीं है, हमारे लिए 10 सिक्के हैं, लेकिन उस लड़के के लिए बड़े कीमती हैं। ये लड़का जब बड़ा होगा ना तो वो याद रखेगा कि उसने महंगी गुड़िया कैसे ख़रीदी। उसे यकीन हो जाएगा कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। यही सोच उसे भी अच्छाई करने पर उकसाएगी। अब नाज़रीन, ये सच है कि हमारे जज्बात दुनिया में कह लें कि तब्दीली लाते हैं, तब्दीली लेकर आएंगे, अच्छाई करेंगे। अगर आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई परवान चढ़ेगी और अगर आप बुराई करेंगे तो बुराई फैलेगी। अब बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी मुल्क में, निज़ाम में, आवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बात बनाए नहीं बन रही है। जैसे कि कहानी का सबक है कि आपके अच्छे जज्बात दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच भी मुस्बत है। उनके मुल्क में तब्दीली लाने के जो जज्बात हैं उस पर भी कुछ शक नहीं किया जा सकता, लेकिन बाज़ दफ़ा हालात वाक़यात ऐसे बन जाते हैं कि बार बार कोशिश के बावजूद हमें मतलूबा नतीजा नहीं मिल पाता और यूँ लगता है कि जैसे हम शायद नाकाम हो गए। लेकिन लगन सच्ची हो, मेहनत करें आप और मुसलसल कोशिश की जाए तो मंजिल एक दिन मिल ही जाती है, चाहे देर से मिले। अब तब्दीली ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता और अब तब्दीली सियासत में भी रच बस गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया और इसी नारे ने उन्हें इक़्तिदार में पहुंचा दिया। लेकिन कुछ माजी के हुक्मरानों की गलतियाँ, कोताहियाँ कह लें, कुछ कोरोना वबा की तबाहियाँ कह लें, इन सब ने मिलकर तब्दीली को पटरी से ऐसा उतारा कि अब ट्रैक पर लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ ये मानना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म ने बीमार मईशत की दवा की तो फिर अपोजिशन ने सियासत में एहतजाजी तहरीक शुरू करके उसे फिर बीमार कर दिया। हुकूमत ने अवाम की जान महंगाई से छुड़ाने का चक्कर चलाया तो माफियाज ने गठजोड़ करके महंगाई के उस जिन को बोतल से बाहर निकाल कर फिर अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी। अब ऐसे में कप्तान पर सवाल तो उठेंगे। ये कोई नहीं सोचेगा कि जब इक़्तिदार मिला तो ख़जाना खाली मिला। कोई ये दलील नहीं मानेगा कि मुल्क की मईशत यूँ समझें कि आखिरी सांसों पर थी, वेंटिलेटर पर थी। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो कहा करते थे कि इक़्तिदार में आकर किशकोल तोड़ देंगे, ये मुल्क मज़ीद कर्ज़े नहीं लेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि मईशत जो आखिरी सांसें ले रही थी उसे बचाने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े। मुल्क कर्ज़ों की दलदल में अब भी धंसा हुआ है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने अपनी हुकूमत में सबसे ज़्यादा कर्ज़ वापस किया है। लेकिन इन तमाम दर इक़दाम के बावजूद मईशत के जो मुस्बत असरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे। अपोजिशन इसको इंतज़ामी नाअहली करार दे रही है और अपोजिशन ने महंगाई को बुनियाद बनाकर PDM बनाई, आपको पता है, और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। अब इस तहरीक से तो हुकूमत को कह लें कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन
बेकाबू जो महंगाई है उसने हुकूमत के दरो दीवार ज़रूर हिलाकर रख दिए हैं। हुकूमत का अव्वलीन मकसद तो ये था ना कि अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाए, और इस तब्दीली के चक्कर में वज़ीर आज़म साहब ने बार बार टीम में तब्दीलियाँ की। आज ये चेहरा तब्दील, कल दूसरा चेहरा तब्दील, ये तब्दीली हो गई। खिलाड़ियों की पोजीशंस भी बदली गई, लेकिन कुछ भी अफाका नहीं हुआ, बल्कि तनकीद होती रही कि आज इसको तब्दील कर दे, कल उसको तब्दील कर दिया। अब तो लोग ये कहने लगे हैं, बल्कि ताने देने लगे हैं कि शायद काबीना में बार बार तब्दीली यही वो तब्दीली थी जिसकी तहरीक इंसाफ नारे मारा करती थी। अब मैं बात करूँ वफाकी काबीना में होने वाली जो ताज़ा तरीन उखाड़ पछाड़ है उसकी। वज़ीर आज़म कहते तो हैं कि उनको पता है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खिलाना है या कौन सा खिलाड़ी कहाँ फिट आएगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों पहले फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात दी गई, फिर उनको वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया, लेकिन बाद में फिर घुमा फिरा कर उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। अगर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात के लिए मुनासिब थे, परफेक्ट थे, आइडियल थे, तो उनसे ये ओहदा ना लिया जाता। लेकिन हमने देखा कि इस हवाले से भी कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। और दूसरी वजारतों में तब्दीली अपनी जगह, सबसे ज़्यादा नज़रें वजारत ख़जाना पर टिकती हैं, क्योंकि तब्दीली का चश्मा अगर फूटना है तो वो उसी वजारत से फूटेगा। इसीलिए 3 साल पूरे नहीं हुए और 4 वज़ीर ख़जाना बदले जा चुके। तब्दीली, असद उमर पर वज़ीर आज़म को बहुत मान था, और वज़ीर आज़म को बल्कि ये कामिल यकीन था कि असद उमर मईशत की गाड़ी पर बैठ के इसके पहिए को इतना तेज़ घुमाएंगे कि वो वेंटिलेटर पर पहुंचने वाली मईशत एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, दौड़ने लगेगी। लेकिन क्या हुआ, सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं, क्योंकि असद उमर महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके। और इसका नतीजा क्या निकला कि असद उमर की पोजीशन वज़ीर आज़म साहब को तब्दील करनी पड़ी, और असद उमर साहब को उस वक्त ओहदे से हटाया गया जब बजट बहुत करीब था, और फिर बाद में ये बजट हमाद अजहर ने पेश किया। फिर वज़ीर ख़जाना के नाम की पर्ची अब्दुल हफीज़ शेख साहब के नाम की निकाली गई। उन्होंने मईशत को पटरी पर लाने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म ने उनकी हौसला अफजाई के लिए हफीज़ शेख को विफाक में सेनेट का इलेक्शन भी लड़वाया, लेकिन इमरान खान साहब का ये खिलाड़ी वहाँ भी फेल हो गया, और बिल आखिर मजबूरी में उनको भी खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। फिर जल्दी जल्दी में एक बार फिर हमाद अजहर को वजारत ख़जाना की चाबियाँ दे दी गई, जिसके बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि हमाद अजहर मईशत को अच्छे से समझने वाले शख्स है और वो मईशत की नैया को पार लगाने में कामयाब हो ही जाएंगे। अब इस दौरान ये भी खबरें मौसूल हुई कि वज़ीर आज़म शौकत तरीन से राब्ते में, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब वजारत ख़जाना का कलाम हमाद अजहर से भी लेकर फिर शौकत तरीन के सपुर्द कर दिया गया। और वज़ीर आज़म तब्दीली के लिए कह लें कि बेकरार हो रहे हैं, और अवाम काबीना में बार बार की तब्दीली से बेचैन हो गई है। यही नहीं बल्कि अपोजिशन भी काबीना में बार बार के रद्दोबदल हो रहा है उस पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल तो फिर उठेंगे जब इतनी तब्दीलियाँ होंगी। जी, तो सुना आपने कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का ज़हनी मुआयना होना चाहिए। वो वज़ारत उज़्मा के लिए फ़िट नहीं है, वो मुल्क के मुस्तक़बिल को दाव पर लगा रहे हैं। मेरी मोहतरम एहसन इकबाल साहब से एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कहना कि वो बंदा ज़हनी बीमार है, उसका नफ्सियाती माहिरीन से मुआयना कराया जाए, ये वज़ीर आज़म के मनसब की ही नहीं बल्कि मुल्क की भी तौहीन। तो मेरा ये मशवरा है कि पहले तोलें और फिर बोलें। क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के इन्हीं सख्त अल्फाज की वजह से PDM को बहुत नुकसान उठाना पड़ा? इसीलिए मेरी मुस्लिम लीग नून से एक बार फिर बाअदब होकर गुजारिश है कि तनकीद करें, लेकिन एक दायरे में रहकर। खैर, अब एहसन इकबाल साहब हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उस पर उनको हुकूमत वालों को आड़े हाथों ले रहे हैं, और मुल्क का मुस्तकबिल तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वज़ीरों को ये बात पता नहीं होती कि मईशत क्यों नीचे जा रही है। इसका एतराफ़ तो ख़ुद वज़ीर आज़म साहब भी कर चुके हैं, और शायद इसकी वजह से ये काबीना, ये जो वजह है इसकी, ये काबीना की में जो बार बार तब्दीली है ना, शायद यही ना हो। अब ज़रा गौर करना पड़ेगा, वजारत में रहते हुए हर वज़ीर का मुस्तकबिल जब दाव पर लगा हो, और शायद वफाकी वज़रा की परफॉर्मेंस मुतासर होने की बड़ी वजह यही भी हो कि उसको इस बात का यकीन नहीं होता कि हर वज़ीर को इस बात का यकीन नहीं होता कि उसके पास वजारत कितने देर तक रहेगी। वो यही सोचता रहता होगा कि पता नहीं कल मुझे हटा देंगे, परसों हटा देंगे, मेरी जगह इसको लगा देंगे, उसको लगा देंगे, मुझे उठा के उधर लगा देंगे। जहन रिलैक्स नहीं होता तो परफॉर्मेंस क्या होगी जब आप ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं मैं कब तक हूँ इस कुर्सी पर। गौर कीजिए, नफ्सियाती असर हो जाता है, और शायद इसी खदशे की वजह से कह लें कि जो वज़रा हैं ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस पर सोचना होगा। वज़ीर आज़म ये दुरुस्त फरमाते हैं कि कानून की हुक्मरानी का बहरान पैदा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा भी होता चला गया है।
यानी ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखा रहे हैं और इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हुकूमती रिट महंगाई करने वालों पर मुकम्मल अंदाज में नहीं, इसीलिए तो आए रोज़ हम देख रहे हैं कि नए जो मसले हैं वो जन्म लेते हैं। और ये कहना कि महंगाई जो है वो फ़लाँ के दौर में थी, फ़लाँ के दौर में नहीं थी, इसके दौर में ज़्यादा थी, इसके दौर में कम थी, ये भी गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार संभाला था तो महंगाई बढ़ती रही, कम नहीं हुई। कहने का मकसद ये कि महंगाई ने हर दौर में अवाम को तिगनी का नाच नचाया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है, इसमें महंगाई ने गरीब के साथ साथ वज़ारत ख़जाना के भी 14 तबक रोशन कर दिए हैं। महंगाई से निमटना वज़ारत ख़जाना के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनता जा रहा? यकीनन बनता जा रहा है। और खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले क्या कहा था कि वो अवाम के सामने ऐसी टीम लाएंगे जिससे पहले किसी ने कभी देखी नहीं होगी। वैसे इतने बड़े दावे नहीं करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दावा ज़रूर अगर किया था तो चलें सोच समझ के किया होगा, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वो अब काबीना के अरकान की परफॉर्मेंस से मायूस होकर उनकी वजारतें बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा था कि उनको 200 लोग चाहिए जो उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे, और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले तलाश भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई है और वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को माशी मैदान में आजमा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अब शौकत तरीन साहब अपने तजर्बे से मईशत को दिलासा दे सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको जो मौशी बहरान है ख़त्म करने की ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि महंगाई में जो पिसे ना उनकी ज़िंदगियाँ खुशहाली से भर जाएँ और गरीब के दिन फिर जाएँ। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की नीयत पर मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि शक नहीं किया जा सकता। वो अब भी बेहतरी और आवाम की खुशहाली के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब सिंध के दौरे पर भी हैं और उन्होंने वहाँ भी तब्दीली की बुनियाद रखी है। तब्दीली क्या है वो ज़रा देखिए। अच्छा, सुना आपने कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 446 अरब रुपए का पैकेज अंदरूनी सिंध को देने का ऐलान किया। सिंध में गुरबत बहुत है, पसमानगी है, बेरोज़गारी है, पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा, थरपारकर में खुराक की किल्लत है। लेकिन सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत का ये पैकेज आवाम की ज़िंदगियाँ बदल सकता है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, ये पैसा तालीमी बजट पर सर्फ हो सकता है। सवाल मसाइल और उसको हल करने के लिए दस्तयाब वसाइल का है। सिंध में अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है, क्योंकि वहाँ के अवाम ने अपने मसाइल के हल का मैंडेट इनको दिया है। सिंध हुकूमत भी हमेशा वसाइल के कम होने का शिकवा करती नज़र आती, गिला करती नज़र आती है। कराची मुआशी हब है और ये शहर ज़्यादा फंड्स का तकाजा करता है, और तकाजा करना भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मुआशी हब है। अब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 446 अरब रुपए हमने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए और इनको अंदरूनी सिंध के लिए मुख्तस किया। असद उमर ने इस फंड के इस्तेमाल का रोड मैप भी बताया और वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि उन्होंने डिज़ाइन तरतीब दे दी है कि फ़ंड कहाँ और कैसे खर्च होगा। अब हुकूमत के बकौल ये उस पैकेज के असरात 1 महीने तक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हम तवक्को करते हैं कि सिंध के अवाम इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम खुशहाली का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह रहे हैं कि लगे हाथों 18वीं तरमीम पर भी बात की कि टीम के बाद सारा पैसा विफाक से निकल कर सूबों को चला जाता है और विफाक खाली हाथ रह जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरे ख्याल से कहना ये चाहते थे कि विफाक सूबों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने ये पैकेज भी अपनी कोशिशों से सिंध के लिए मुख्तस किया है, लेकिन सिंध हुकूमत इस पैकेज के ऐलान के बावजूद खुश नज़र नहीं आ रही। क्यों खुश नहीं है, ये क्लिप देखिएगा ज़रा मुर्तज़ा वहाब साहब का। अच्छा, सुना आपने कि मुर्तज़ा वहाब साहब वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदा शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे पैकेज का ऐलान पहली बार नहीं हुआ, इस तरह पहले भी हो चुका है, लेकिन ये ऐलाना तक ही महदूद हो जाता है, मौसूल नहीं होता है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप भी चलाइएगा। जी, सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। जी, पीपल्स पार्टी से अब पूछने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी हमसे पूछकर क्या बाप से वोट नहीं लिए थे, हमसे पूछकर नहीं लिए थे, और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर पीपल्स पार्टी अपने किए की वजाहत नहीं दे सकती तो फिर उसको खुदा हाफिज़ है। फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा जुदा हैं और अब पीपल्स पार्टी भी अपने मौके पर कायम व दायम है। फिर ऐसे में PDM में मुस्बत तब्दीली कैसे आएगी? और तब्दीली की तलाश में सारे हैं, अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, अवाम भी है। इस तब्दीली के लिए रोज़गार, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि मुसलसल बिगड़ रही है और साथ ही रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ हो चुका है, जिसके पेश नज़र NCOC ने मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद की हैं। अब गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मज़ीद 5364 अफराद मुतासर हुए हैं और 110 मरीज़ इंतकाल भी कर गए हैं। और वबा की तशख़ीस के लिए 14 अप्रैल को मजमूई तौर पर 64,481 टेस्ट किए गए थे, जिसके नतीजे में जो कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह है वो 8.3% रही है और फाल केसेस 78,425 तक पहुंच गए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक जो कोरोना वायरस है उससे 7,45,182 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 15,982 ज़िंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस का जो पहला केस है मैं आपको याद करवाती चलूँ, 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद से वबा के फैलाव में उतार चढ़ाव जारी रहा और अब तक बीमारी की 2 लहरें देखी जा चुकी हैं और ये तीसरी लहर का फैलाव अभी बदसूर जारी है। केसेस में जो हालिया इजाफा है इसके पेश नज़र कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है। कारोबारी सरगर्मियों के औकात भी महदूद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर तालीमी इदारे भी बंद हैं। सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद कब तक है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। के मोहताज नहीं पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये तीसरी लहर है और ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बात भी हो रही है, तो हुकूमत क्या इकदाम कर रही है इस तीसरी लहर को काबू करने के लिए? जी देखें, जिस तरह आपने बहुत सारे मेजर्स जो हुकूमत ने लिए हैं वो तो आपने अभी बताए भी हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये पब्लिक गैदरिंग्स जो होती हैं या वो जगह जहाँ पर लोगों की क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है वो जगह जो है इसके फैलाव का सबब बनती हैं। तो उन जगहों को, उन एक्टिविटीज़ को जो है वो कर्टेल किया गया है। उन एक्टिविटीज़ को बाज़ जगह पे टोटल बैन लगा दिया गया है, जैसे शादियों के फंक्शंस हैं, जैसे समाजी दूसरी तकरीबात हैं, खेलों की तकरीबात हैं, यानी जहाँ कहीं पर भी लोगों की गैदरिंग का अंदेशा है उन जगहों को जो है वो तो फौरी तौर के ऊपर टोटल पाबंदी उन पे लगाई गई है। अब जो कुछ चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत और कुछ मईशत का पहिया जारी रखने के लिए जो कुछ चीज़ें हैं उनके SOPs के साथ उनको इजाज़त दी गई है। दफ्तरों में अटेंडेंस जो है वो पहले 50% की थी, आज 50% से भी कम करने को कह दिया गया है। ट्रांसपोर्ट का भी जो है उसके अंदर 50% तो पहले की थी, पर आज कहा गया है कि अब ट्रांसपोर्ट की चेकिंग होगी, अगर कोई मास्क के बगैर ट्रेवल करेगा तो उसको फाइन होगा। तो अब इसी तरह से बाकी जगहों के ऊपर भी मास्क ना पहनने वालों को फाइन किया जा रहा है। दुकानें सील भी की जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स भी सील किए जा रहे हैं जहाँ कहीं भी SOPs की खिलाफ वर्जी देखते हैं। मगर बेसिकली हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती जब तक लोग इसकी ग्रेविटी को ना समझें, लोग इसकी सीरियस ना हो, क्योंकि टोटल लॉकडाउन जो है वो तो सोल्यूशन नहीं है, वो फिर दूसरे तरीके से उसकी रिपरकशंस आएंगी। तो इसलिए ये वायरस ऐसा है जो कि कुछ 1-2 महीने या कुछ महीने या 1 आध साल के लिए नहीं, ये अब कुछ अरसा जो है ये इसने हमारे साथ रहना है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज करना है, हमें अपने रहन सहन को, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हुए कि जिस तरह में हमारी ज़िंदगी की ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो जारी रहें, मगर अपने आप को हमने किस तरह महफूज रखना है वो बार बार हुकूमत भी बता रही है, मीडिया के थ्रू आप लोग भी इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, बार बार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मगर लोग अब दिन ब दिन कैजुअल होते जा रहे हैं। हत्ता कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और चूंकि उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो भी अब अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे और वो लोगों को बताए बगैर वो पब्लिक जगहों पे जा रहे हैं। आज जैसे एक आपने टीवी पे देखा होगा कि एक वकील साहब जो थे वो कोर्ट पहुंच गए कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद, हालांकि हुकूमत की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है, सिम्टम्स हो या ना हो, उसको अपने आप को आइसोलेट करना है, उसने पब्लिक में नहीं जाना, उसने अपने आप को अपने घर के अंदर क्वारंटीना करना है। तो ये लोग जो हैं बहुत कैजुअल होते जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, लोगों के बिहेवियर पे भी ज़रा मैं आपका कमेंट चाहूँगी। आप भी बड़ा लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब आप रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ आप खुद अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आएँ, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत बेचारी बाकी अकेले क्या कर सकती है जब तक अवाम ताउन ना करें। हमने खुद अपनी सेहत के, दूसरे की सेहत की हिफाजत करनी है, कोशिश करनी है एटलीस्ट। तो आप लोगों को भी ज़रा आगाह कीजिएगा। दूसरा एक सवाल कि एक तहकीक में इंकशाफ हुआ डॉक्टर साहब की जो पाकिस्तान में कोविड-19 की तीसरी लहर है, इसमें बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील वायरस की मुख्तलिफ
इकसाम की मौजूदगी की बाकायदा तस्दीक हुई है। अभी जो वायरस की मुख्तलिफ इकसाम की मौजूदगी है डॉक्टर साहब, ये कितने खतरे की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा आपका। देखिए, ये जो आपका दूसरा सवाल है जी कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं इसमें शामिल हो गए हैं। जो पाकिस्तान में जो पहली वेरिएंट्स हमारे पास आई थी, जो लहर पहली लहर, उसमें एक वेरिएंट, फिर दूसरी वेरिएंट, फिर अब तीसरी लहर में जो है वो सारे मिक्स हो गए हैं। यूके वेरिएंट्स, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के। ये हमारा एक स्टडी किया है हमारे पीएमए के एक सीनियर मेंबर ने, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर रफीक खानानी। उनकी टीम ने ये किया है, और जिसमें ये साबित हुआ है कि ये सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, खासकर ये कराची में। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती हैं आने वाले दिनों में। खासकर मैं बड़ा परेशान हूँ, और पीएमए इस बात पे बहुत फियर करती है कि जिस तरह से लास्ट ईयर ईद के बाद हमने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और हॉस्पिटल पे काफ़ी बर्डन आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता इसको जो है प्रॉपर सही तरीके से अवाम ने नहीं किया, जो बात अभी नौशीन साहबा भी कर रही हैं, हम जनवरी 2020 से हम बात कर रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हुकूमत को SOPs पे अमल दरामद सख्ती से कराना पड़ेगा, चाहे वो किसी फाइन की शक्ल में हो, चाहे वो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन की शक्ल में हो। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत सब काम नहीं कर सकती। आवाम को और इदारों के जो इंचार्ज हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो बहुत 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जो मैं बार बार कहता हूं कि जो मास्क है वो आपका वैक्सीन है, बहुत सस्ता वैक्सीन है, उसको आप लगा के जाएं। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप ये मास्क की बात कर रहे हैं तो मैं अभी भी बहुत से लोगों को जानती हूँ, बल्कि आप डॉक्टर साहिबा, आप लोगों का तो बड़ा वास्ता पड़ता होगा ऐसे लोगों से जो कहते जी मास्क हम इसलिए नहीं लगाते कि हमें सांस नहीं आता। मतलब आपका जो वायरस है अगर खुदा ना ख्वास्ता वहाँ तक पहुँच जाता है आपकी सांस की नाली तक, उससे बचने के लिए तो अल्लाह के बंदो आपने मास्क लगाना है, लेकिन आप कहते नहीं हम मास्क नहीं लगा सकते, हमें सांस नहीं आता। देखिए, बात सारी ये है कि हम उनको, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बहुत इस दफ़ा इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए इसका बहुत आसान तरीका है। मैंने देखा है कि लोग अननेसेसरीली मास्क लगा के अकेले बैठे होते हैं, मास्क लगा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अकेले और मास्क लगाया हुआ है। तो मास्क मुस्तकिल लगाने का नहीं है। जब आप अकेले बैठे हों या अकेले सफ़र कर रहे हों या अकेले कहीं पे खड़े हों, तो आप मास्क को नीचे करके फ्रेश एयर आप इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। लेकिन मास्क उस वक्त लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप कहीं 4-5 लोगों में जा रहे हैं या किसी ऐसे बाजार में जा रहे हैं, तो मास्क लगाना मस्ट है आपके लिए। इसी तरह से आप डिस्टेंस भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि जहां पर आप समझते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं, तो आप कम से कम 6 फीट के फासले पे रह के गुफ्तगू करें, या आपने जो भी काम करने हैं वो कम से कम 6 फीट का फासला रखें। उसकी वजह ये कि आपके मुंह से निकला हुआ जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो ज़र्रात निकलते हैं मुंह से, जो आप बात करते हैं या आप छींकते हैं या लाशोरी तौर पे खांसते हैं, तो खुदा ना खास्ता उसमें अगर वायरस मौजूद हुआ तो वो आपकी आंख और नाक के जरिए आपके जिस्म में जा सकता है, किसी के जिस्म में भी। तो बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और अपने हाथ को बार बार धोने के लिए इसलिए कहा गया है कि अगर आपके हाथ में अगर वायरस लग जाता है तो आपकी आंखों और मुंह और नाक के जरिए आपके जिस्म में वो दाखिल हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां पानी और साबुन मुहैया ना हो तो वहां पर सैनिटाइज करें अपने हाथ को। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है, जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, वो ये है कि ये तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, लेकिन अब एक और ये हम बहुत पहले भी करते रहे, पहली लहर में, दूसरी लहर में, लेकिन अब तीसरी लहर में हमारे पास एडवांटेज है वैक्सीनेशन का। लेकिन वैक्सीनेशन इतना जरूरी है कि तमाम लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। जो लोग ये समझते हैं कि वैक्सीनेट करने से कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत गलत फहमी का शिकार है। खुदा ना खास्ता अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं और खुदा ना खास्ता वैक्सीन लग भी जाती है, आपके अंदर दाखिल भी हो जाती, तो वो सीरियसनेस नहीं होगी, वो शदीद बीमार आप नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं फायदा उठाना चाहता हूँ, नौशीन साहिबा को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स
तमाम डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन बंद है, तमाम डॉक्टरों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। 50 साल से कम उम्र के डॉक्टर्स की पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन लगाना बंद कर दिया गया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहा जाता है, लेकिन उनको हथियार उनसे ले जवाब लेती हूं डॉक्टर साहब आपसे जी। और मैंने इस सिलसिले में खत भी लिखा है कल असद उमर साहब को कि इस पे कंसिडर करें, ये फौरी तौर पे फ्रंट लाइन सोल्जर्स को वैक्सीन लगाया जाए। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये डॉक्टर साहब ने जो बात की मैं चाहती हूँ जरा आप इनको जवाब दें। जी देखें, काफ़ी महीने जो है वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स, हमारी तो सबसे प्रायोरिटी पॉपुलेशन ही हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे, और उनके लिए बड़े अरसे तक वैक्सीनेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन खुली रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों से अगर मिस हो गई या कुछ लोग हेजिटेंसी में रहे और उन्होंने डिले कर दी और अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तकरीबन कोई 6 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हुआ है, जिनको वैक्सीन लगने का अमल जारी है। जो बाकी रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला ईद के फौरन बाद असद उमर साहब ने कहा है कि हम तमाम उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर वो कवर हो जाएंगे और जल्दी फिर मैं रोशन साहब फिर मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए रमजान है, डॉक्टर हजरात घर पे, या तो आप बता दें कि तमाम डॉक्टर हजरात ईद तक जो है घर पे बैठे, क्योंकि वो हाई रिस्क पे हैं। यहाँ बहुत सारे वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस के वेरिएंट्स मौजूद हैं, और आप फिर एक गवर्नमेंट ऐलान करे कि तमाम डॉक्टर्स हजरात ईद तक घर पे बैठे जिनको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। ये तो बहुत एक अजीब सी बात लग रही है मुझे कि ईद के बाद जब शुरू करेंगे। ये तो हमने रिक्वेस्ट ये की है कि जो आपका सिस्टम अभी इस वक्त वैक्सीनेशन का बहुत स्लो डाउन है, और अगर यही रफ्तार रही तो मैं समझता हूँ कि 2027-28 तक हमारी आवाम जो है वैक्सीनेट नहीं हो पाएगी। हमने एक तजवीज़ ये दी थी कि आप 11-11-6 का जो सिस्टम है इसको ख़त्म करें और डायरेक्ट जो शनाख्ती कार्ड दिखाकर वॉक इन तरीके से जो है वो वैक्सीनेट कराएं तमाम लोगों को, और फ्रंट लाइन सोल्जर्स को फौरी तौर पे इसको वैक्सीन लगाएं। खुदारा ये ऐसा ना करें कि ईद तक का इंतज़ार करें। डॉक्टर्स अपनी जगहों पे, सरकारी प्राइवेट इदारे में जनरल प्रैक्टिशनर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ये तमाम, और अब तक 192 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, और उसमें वो डॉक्टर शामिल हैं जो कि कोरोना के मरीज नहीं देख रहे थे। जो मैं एज ए ENT सर्जन हूँ, हमारे 11 ENT के डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं। बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये आई सर्जन हैं, फिजिशियंस हैं। तो खुदारा इनकी जानों से ना खेला जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, मेरे पास 1 से 1.5 मिनट है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आप भी पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता, जैसे आप आगाज़ में पहले भी कहते हैं कोरोना वायरस आया था, कि अगर आप गार्गल्स करते रहें या आप अपनी रूटीन में गर्म पानी का इस्तेमाल रखें तो कोरोना वायरस के अटैक से किसी हद तक महफूज रह सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे अगर टिप्स हैं आपके पास तो डॉक्टर साहब प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं समझती हूँ कि सबसे जरूरी तो मास्क ही है। ठीक है, ये मास्क के बगैर वंस वायरस आपके अंदर चला जाता है तो वो कोई गॉगल्स या वो चीजें जो है उसको मैं नहीं समझती कि कोई हेल्प करेंगे। मास्क जो है और हाथों को साफ रखना अपना, ठीक है, वो बहुत हम अनकॉन्शियसली दिन में कई दफा अपने आंखों को टच करते हैं, तो ये 2 चीजें जो है ये सबसे जरूरी है, और गैदरिंग्स को अवॉइड करें, मास्क पहने और सैनिटाइजर को। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। चले मास्क पहना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी के, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता फिर भी अगर कोरोना वायरस आपके अंदर चला जाता है तो शुरू के कुछ दिन अगर आप गार्गल्स करते हैं या गर्म पानी पीते हैं तो जरा ये भी बता दीजिएगा उससे कोई फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल, सूदिंग इफेक्ट्स होता है। डॉक्टर जैसे नौशीन साहिबा कह रही हैं कि ये तो प्रिवेंट करना है कि आपके जिस्म में ना जाए। अगर चला जाता अगर खुदा ना खास्ता चला जाए फिर उस वक्त आप गर्म तो उस वक्त आप बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो पीने के लिए भी गर्म पानी करें, गागल्स कर सकते हैं, गर्म स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी के भाप ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है ना फिजा, वो है इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी जिस्म की ताकत बढ़ाएं, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करके, रेस्ट करके, रात की नींद पूरी करें, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। तो जो कोरोना वायरस में अगर मुब्तला भी हैं तो आप शिद्दत इख्तियारी, शिद्दत उन्हीं को होता है या नुकसान, जानी नुकसान उन्हीं को होता है जो इसको सीरियस नहीं लेते हैं और उस वायरस के दौरान भी वो घूम रहे होते हैं, एक्सर्शन कर रहे होते हैं और डॉक्टर्स के मशवरे पे अमल नहीं करते हैं, तो फिर उनको सांस की तकलीफ हो जाती है और फिर उस वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लिहाजा शुरू में ही ठंडे पानी का परहेज कीजिए, गर्म पानी पीजिए, स्टीम इनहेलेशन कीजिए और अपनी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाइए अच्छी ग़िज़ा के साथ।
और पानी का इस्तेमाल और नींद अच्छी तरह से पूरी कीजिए। ठीक है जी, तमाम नाज़रीन जो सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी रहनुमाई की दोनों डॉक्टर्स, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। और मेरे ख्याल से हर कोई आज से एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर पीना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप अपनी नींद जो है 7 से 8 घंटे लें और इसके साथ साथ अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तमाम वाइटामिन आपके अंदर जाने चाहिए। वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं, वाइटामिन C का इस्तेमाल आप डेली कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप भी महफूज रहें और आपके वजह से कोई और भी परेशान ना हो, बीमारी में मुब्तला ना, दूसरों को भी महफूज रखें। ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। जी वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, क्या है आज की बड़ी खबर? देखें, 2 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनकी ज़मानत का मामला अब पेंडिंग है, रुक गया है, क्योंकि 2 जजेस ने जो फैसला दिया था, जो कहा गया, जो कोर्ट एसोसिएट ने अनाउंस किया कि ज़मानत मंजूर हो गई है, तो अब ये पता चल रहा है कि जजेस का इख्तलाफ है और अब ये मामला रेफरी जज के पास जाएगा। और इसलिए शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पर जो रसगुल्ले खाए गए, जो खुशियाँ मनाई गई, जो नोट निछावर किए गए, अभी तक तो वो सब कुछ ज़ाया चला गया है। दूसरा हम बात करेंगे एहतसाब के निज़ाम पर। आप भी देखती हैं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं एहतसाब के निज़ाम से। अब तो लोग एहतसाब का लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने इसी प्रोग्राम में नैब की कारकर्दगी पर तनकीद की तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने रब्ता किया, हमने उनका मौक़िफ़ भी दिया। उन्होंने मुझे जो कहा था हमने नाज़रीन को बताया और उसमें कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी थी कि एहतसाब अदालतों की कमी है, केसेस चलते नहीं हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन नैब की कारकर्दगी पर सवालात हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि हमें जो है वो नज़र नहीं आता कि बिला तफरीक एहतसाब हो रहा हो। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को के केसेस तो तेज़ से चलते हैं, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब का केस नहीं चलता। फिर इसी तरह अभी आप चीनी के मामलात में देख लें, केस चीनी का था और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर और केस बना के और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। चीनी के ऊपर हमें कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ना चीनी का रेट कम हुआ ना कुछ। अब एक और मामला, एक दरखास्त बड़ी हैरान कुन है, वो दरखास्त जो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को लिखी गई कि एक MP हैं बक्कर से गजनफर अब्बास छीना, उनके खिलाफ नैब तहकीकात शुरू करता है 2019 में। आमदन से ज़्यादा असासों का उनके ऊपर केस था, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बेनामी इदारों के जरिए ज़मीनें खरीदी, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपने साथ मिला के ज़मीनें हथियाई और उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के MPA थे। फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं, तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ तहकीकात शुरू होती हैं। फिर एक प्रेशर ग्रुप तहरीक इंसाफ के अंदर बन जाता है, वो प्रेशर ग्रुप बनता है, उनके साथ वज़ीर आला पंजाब मिलते हैं और फिर क्या होता है 2020 में एक रिपोर्ट में जो बाद वाली है उसमें उनको मुल्जिम करार दिया जाता है और जो पहले वाली रिपोर्ट है उसमें उनको पिछली तारीखों में बेगुनाह करार देकर लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जमा करा दी जाती है। अब जब ये चीज़ें होंगी और अब जो दरखास्त गुजार है, जो उनका मुखालिफ है, उसने बड़े इंकशाफात किए हैं जो उसने दरखास्त चेयरमैन नैब को दी, उसमें वो ये कहते हैं कि जिस तारीख को बेगुनाह करार दिया गया मोहतरम MPA साहब को, उसके बाद भी उनको तलब किया गया, उनको भी और उनके मुखालिफ जो दरखास्त देने वाला है। अब अगर ये चीज़ें होंगी तो कैसे नहीं नैब के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे? क्या फिर यही वजह है कि फिर अपोजिशन कहती है कि पहले लोगों को किसी और जमात में शामिल कराने के लिए केसेस बने, फिर कहा जाता है कि हुकूमत को बचाने के लिए कुछ लोगों के ऊपर केसेस बनते हैं, फिर कहा जाता है कि हुकूमत को बचाने के लिए कुछ लोगों के केसेस बंद कर दिए जाते हैं। एक हैरान कुन जो है वो चीज़ चल रही है। अब मसला यह है कि इन तमाम चीज़ों के बाद लोग मायूस हो चुके हैं एहतसाब के निज़ाम से। एहतसाब का जो सिस्टम चल रहा है, बिला तफरीक एहतसाब नहीं हो रहा, कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कि आज चीमा जो हैं उनका 34 माह बाद वो जमानत पर रिहा हो गए, कुछ उनके खिलाफ नहीं निकला। हमजा शहबाज को आपने तवील अरसा रखा, शहबाज शरीफ अब तक जेल में है। अब पिछले जब से ये हुकूमत आई है, पहले तो कहा जाता था ये करप्ट लोगों की हुकूमत है, नैब के ऊपर दबाव है। अब मुझे बताएं, पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, क्या एक केस मंतकी इंजाम को पहुंचा है? नहीं पहुंचा। क्या किसी से रिकवरी हुई है? नहीं हुई। कि कुछ लोगों के केसेस बंद कर दिए जाते हैं और कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं, उनको आगे नहीं चलाया जाता। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को देखना होगा। और ये जो मैंने अभी आपको एक सिर्फ केस बताया, कई ऐसे केसेस हैं कि एक रिपोर्ट जमा कराई जाती है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए जाते हैं, बताया जाता है कि इनकी दरखास्त मुस्तरद की जाए, इन्होंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तवील एक फहरिस्त थी उनके ऊपर इल्जामात की। फिर एक और रिपोर्ट पिछली तारीखों में जमा कराई जाती है और उसमें कहा जाता है जी ये तो इनके ऊपर तो कोई इल्जाम ही साबित नहीं हुआ, इनके तो तमाम विरासती ज़मीनें हैं। और ये वही MPA साहब हैं जो कि प्रेशर ग्रुप को लीड कर रहे थे। तो क्या फिर अपोजिशन का इल्जाम दुरुस्त नहीं है?
जो अपोजिशन जब ये कहती है कि प्रेशर ग्रुप बनाया गया और अपने केसेस बंद करवाए गए, फायदे लिए गए, और जो इस हुकूमत को गिराने की बात करता है, इनके खिलाफ बात करता है, उसके केसेस बंद हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नैब के ऊपर है, चेयरमैन नैब के ऊपर है कि इन चीजों को देखें। और खासतौर पर ये जो दरखास्त आई है जिसमें इंकशाफात किए गए हैं कि केस पहले बंद कर दिया गया और इंक्वायरी के लिए बाद में भी तलब किया जाता रहा, तो ये एक हैरान कुन एहतसाब का निज़ाम है, तरीक़ाकार है जो हमारे मुल्क में चल रहा है। और फिर लोग मायूस हो चुके हैं। एहतसाब का लफ्ज़ एहतसाब आपकी ज़बान पर आता है, लोग चैनल चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे एहतसाब की बात हो रही है, इस टीवी को हमने नहीं देखना, इस प्रोग्राम को नहीं देखना। इतने लोग मुतनफ़र हो चुके हैं एहतसाब के लफ्ज़ से। तो इस सारी चीज़ को बड़ी दो टोक और खरी बात आपने कर दी, सच्ची बात कर दी बिल्कुल, कि लोग फिर चैनल चेंज कर देते हैं। यानी लोग इस लफ्ज़ से इतने एलर्जिक हो गए हैं कि वो ये लफ्ज़ ही नहीं सुनना चाहते। ठीक है जी सदीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। इसी के अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।